हेलो स्टूडेंट, जैसा आप जानते हैं EMRS और NVS का जो सिलेबस है वो बिल्कुल TGT का हमारा सेम है। तो उसकी आज हमारी जो पहली क्लास होगी काव्य जो खंड है उसकी क्लास है। और EMRS TGT हिंदी के अकॉर्डिंग मैंने बिल्कुल टॉपिक वाइज जो गद्य साहित्य है उसको कंप्लीट करवा दिया है। आप प्लेलिस्ट में जाकर वो देख सकते हैं। अब काव्य खंड है उसकी KVS, NVS और EMRS की इकट्ठी क्लास है। बाकी प्लेलिस्ट आपको अलग अलग मिल जाएगी। ये सब आपकी सुविधा के लिए प्लेलिस्ट बनाई जाएगी। बाकी सिलेबस हमारा बिल्कुल क्या है, हिंदी साहित्य का सेम है। और ये क्लासें PGT के लिए भी महत्वपूर्ण है। PGT में केवल कुछ लेखक और हमारे कवि दे रखे हैं, उनको अलग से करना है। बाकी हिंदी साहित्य तो हमारा यहीं से क्या है, कंप्लीट हो जाएगा। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज हम शुरू करेंगे हिंदी साहित्य के इतिहास से। ये देखिए, ये PDF है। अगर आपको PDF चाहिए हिंदी साहित्य की तो उसके लिए डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम का लिंक मिलेगा। वहाँ आप मुझे मैसेज करके नाम मात्र का शुल्क देकर इसे प्राप्त कर सकते हैं। चलिए फिर शुरू करते हैं आज की क्लास को। आज काव्य खंड की जो है पहली क्लास रहेगी हमारी, हिंदी साहित्य का इतिहास। हिंदी साहित्य की जो लेखन पद्धतियाँ हैं सबसे पहले हमें उनको देखना है। तो हमारी कितनी इतिहास लेखन की कितनी पद्धतियाँ हैं? 4। वर्णानुक्रम, कालानुक्रम, वैज्ञानिक और विधेयवादी। अब वर्णानुक्रम जो पद्धति है उसको किस किस लेखक ने अपनाया ये देखते हैं। पहली आती है हमारी वर्णानुक्रम। इस पद्धति को आधार मानकर हिंदी साहित्य का इतिहास लिखने वाले 2 विद्वान हैं। कितने? 2। गारशा दत्तासी, शिव सिंह सेंगर। यानी इन दोनों ने कौन सी पद्धति को अपनाया? वर्णानुक्रम पद्धति को। इन्होंने इतिहास वर्णों के आधार पर लिखा। कैसे लिखा? वर्णों के आधार पर। यह सबसे प्राचीन है। कौन सी पद्धति? वर्णानुक्रम। सबसे दोषपूर्ण भी है, लेकिन कोश ग्रंथ के लिए क्या है, ये उपयुक्त है। देखिए, वैसे दोषपूर्ण है लेकिन कोश ग्रंथ होते हैं उनके लिए ये उपयुक्त है। कौन सी? वर्णानुक्रम पद्धति। कालानुक्रम पद्धति नंबर 2 पे है हमारा। इस पद्धति का जो इतिहास है जॉर्ज ग्रियर्सन मिश्र बंधुओं ने लिखा। इस पद्धति के कवियों और लेखकों ने परिचय क्या है, उनके का परिचय जो है उनके जन्म वर्ष के अनुसार दिया गया। और इस पद्धति के आधार पर लिखे गए ग्रंथ को, ये कह नहीं आएगा यहाँ पर, को कविवर्त संग्रह भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? कविवर्त संग्रह। आगे मैं बताऊंगी कालानुक्रम पद्धति पर लिखे गए ग्रंथ हैं उनकी डिटेल। आगे है हमारा वैज्ञानिक पद्धति। वैज्ञानिक, ये देखिए यहाँ पर नंबर 3 आएगा हमारा। तीसरे नंबर पर हमारी कौन सी है? वैज्ञानिक पद्धति है। और इसमें तत्वों का संग्रहण करके विश्लेषण किया जाता है, फिर निष्कर्ष प्रस्तुत किया जाता है। आगे है नंबर 4 पे हमारी विधेयवादी, मोस्ट इम्पोर्टेंट पद्धति है। ठीक है, ये सबसे उपयुक्त, ये पद्धति नहीं आएगा, यहाँ पर पद्धति आएगा। और इस पद्धति के जो जन्मदाता है फ्रांसीसी तेन माने जाते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। कौन माने जाते हैं? फ्रांसीसी तेन माने जाते हैं। रामचंद्र शुक्ल ने इसी पद्धति को क्या है का प्रयोग किया है। कौन सी? विधेयवादी। आचार्य रामचंद्र शुक्ल मोस्ट इम्पोर्टेंट है। और इस पद्धति को उस समय की परिस्थितियों के अनुसार लिखा गया। अब जो हिंदी साहित्य व लेखन परंपरा उसको पढ़ते हैं। हिंदी साहित्य इतिहास के जो लेखन की परंपरा के आरंभिक सूत्र हमें नाभादास की कृत भक्तमाल से मिलते हैं। यानी नाभादास की रचना है भक्तमाल, वहाँ से गोकुलनाथ रचित 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। ये देखिए, दोनों ही इम्पोर्टेंट ग्रंथ हैं। किसके हैं? गोकुलनाथ के हैं। ये प्रश्न हमारे बहुत बार पूछे जाते हैं, तो आपको ये तीनों ग्रंथ अच्छे से याद होने चाहिए। पहले जो आरंभिक सूत्र है वो कहाँ से? नाभादास की भक्तमाल से। गोकुलनाथ की 2 रचनाएं हैं। कौन कौन सी? 84 वैष्णव की वार्ता और 252 वैष्णव की वार्ता। आगे देखिए, आगे है एक रचना और है हमारी, कौन सी? कालिदास त्रिवेदी। कालिदास त्रिवेदी की रचना कालिदास हजारा के भी लेखन
परंपरा के आरंभिक सूत्र मिलते हैं। इनमें सन संवत का अभाव पाया गया। ऊपर जो ग्रंथ हमने देखे हैं उनमें सन और संवत का अभाव था, इसलिए इन ग्रंथों को साहित्य का इतिहास नहीं कहा जा सकता। नाभादास ने भक्तमाल में 316 छप्पियों में 200 भक्तों का जीवन क्या है वर्णन किया है। ये डॉक्टर बच्चन सिंह का कथन है। देखिए, नाभादास की भक्तमाल है, उसमें 316 छप्पे हैं और 200 भक्त क्या है भक्तों का वर्णन है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये। सत्य असत्य में लाइन पूछी जाती है तो आपको अच्छे से याद होना चाहिए। जो नाभादास की भक्तमाल है उसमें कितने भक्तों का परिचय है? 200 भक्तों का परिचय है। आगे देखिए, वार्ता साहित्य का संबंध वल्लभ संप्रदाय से है। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है। 84 वैष्णव की वार्ता में वल्लभाचार्य के जो 84 शिष्य हैं उसका वर्णन हमें मिलता है। 252 वैष्णव की वार्ता में अष्टचाप के संस्थापक विट्ठलनाथ के 252 शिष्यों का वर्णन है। देखिए, पहले तो हमारे यही प्रश्न इम्पोर्टेंट है। ये वल्लभाचार्य और विट्ठलनाथ है, दोनों क्या है पिता पुत्र है। और 84 वैष्णव की वार्ता में तो वल्लभाचार्य के 84 शिष्यों का वर्णन है और 252 वैष्णव की वार्ता में जो विट्ठलनाथ हैं उनके शिष्यों का वर्णन है। और विट्ठलनाथ ने अष्टछाप की स्थापना की थी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जो आगे चलकर मैं इसको डिटेल में बताऊंगी। इसमें कवियों के नाम हमें क्रम के अनुसार होने चाहिए। दूसरा, इसकी स्थापना कब हुई थी ये भी मैं आपको आगे चल के बताऊंगी। मोस्ट इम्पोर्टेंट है ये हमारा। अष्टछाप के संस्थापक कौन थे? विट्ठलनाथ। इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी लेखक कौन है? गारशा दत्तासी। अब जो मैंने ऊपर ग्रंथ बताए थे कि वर्णानुक्रम पद्धति का पर लिखा गया कौन सा ग्रंथ होगा, वर्णानुक्रम पर कौन सा और कालानुक्रम पर कौन सा, तो अब हमें पता चलेगी क्योंकि हम जो ग्रंथ इम्पोर्टेंट है उनको डिटेल में यहाँ पर हम पढ़ेंगे। तो हमारा पहला है इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। इसके लेखक कौन है? गारशा दत्तासी है। इसको 2 भागों में विभक्त है। इस्तवार दलाल लिटरेचर हिंदुस्तानी। इसका प्रकाशन वर्ष है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, कब है? पर इसका प्रकाशन वर्ष है हमारा 1839 और 1847 ईस्वी, 2 बार हुआ था इसका प्रकाशन। यह पुस्तक द्वितीय संस्करण में 3 भागों में विभक्त हो गई और जिसका प्रकाशन कब हुआ? 1871 में हुआ था। आगे है, तासी ने अपनी पुस्तक में हिंदू उर्दू के अनेक कवियों का विवरण अंग्रेजी वर्णानुक्रम अनुसार दिया, यानी इन्होंने काल विभाजन और नामकरण का प्रयास नहीं किया। नहीं को अच्छे से देखना। गारशा दत्तासी ने क्या है काल विभाजन और नामकरण का प्रयास है वो नहीं किया था। आगे चल के बताऊंगी कि काल विभाजन किसने किया था। आगे देखिए, ये जो ग्रंथ है हमारा मूलतः फ्रेंच भाषा में है। इसकी भाषा कई बार पूछी जा चुकी है, फ्रेंच भाषा का है और इसमें फ्रेंच भाषा में प्रकाशित हुआ, इसलिए यह हिंदी का इतिहास न होकर क्या है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास है। ये न आएगा यहाँ पर मैं की जगह, ये हिंदी का इतिहास न होकर क्या है, एक सेकंड, न होकर क्या है हिंदुस्तानी साहित्य का इतिहास है। इस ग्रंथ में 738 कवियों का वर्णन है और इसमें हिंदी के कितने हैं? 72, यानी टोटल कितने हैं? 738 हैं, लेकिन हिंदी के यहाँ पर सिर्फ 72 ही कवि हैं। तासी ने हिंदी को, ये भारतीय नहीं आएगा, यहाँ पर भद्दी बोली आएगा। भद्दी बोली की संज्ञा दी है किसने? गारशा दत्तासी ने। आगे है, इस ग्रंथ के हिंदी संबंधी अंश का अनुवाद हिंदुई साहित्य का इतिहास शीर्षक से लक्ष्मी सागर वोर्ष्णे ने किया। मोस्ट इम्पोर्टेंट लाइन है ये हमारी। आगे देखिए, हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारशा दत्तासी इतिहासकार के रूप में क्या है उल्लेख किया जाता है। हिंदी साहित्य के संदर्भ में गारशा दत्तासी का इतिहासकार के रूप में उल्लेख किया जाता है। दूसरा हमारा ग्रंथ है शिव सिंह सरोज। मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है हमारा। शिव सिंह सरोज के जो लेखक हैं वो शिव सिंह सेंगर हैं और इसका प्रकाशन 1883 में इम्पोर्टेंट है और
शिव सिंह सरोज की जो भाषा है वो हिंदी है। देखिए पहले हमने पढ़ा था उसकी भाषा कैसी थी, फ्रेंच भाषा थी, और ये हिंदी भाषा में लिखित हिंदी का प्रथम इतिहास ग्रंथ है। शिव सिंह सरोज की जो पद्धति है वर्णानुक्रम आकाराधिक्रम, इसी का दूसरा नाम है वो है। काल विभाजन व नामकरण का प्रयास इस ग्रंथ में भी नहीं हुआ। देखिए गार्षद तासी ने भी अपने ग्रंथ में क्या है नामकरण और काल विभाजन का प्रयास नहीं किया, और शिव सिंह सरोज में भी नहीं हुआ है। हिंदी वर्णमाला के अनुसार कवियों का जो परिचय दिया गया, देखिए ऊपर जो गार्षद तासी का पढ़ा है हमने, उसमें अंग्रेजी जो वर्णमाला है उसके अनुसार दिया है, और इसमें हिंदी वर्णमाला के अनुसार। इन्होंने देखिए पहला कवि किसको, अंगद को माना है, और अंतिम कवि हेमंत को माना है। तो ऐसे अंगद, ऐसे हमारा शुरू होता है हेमंत, अंत यानी हेमंत। तो इस पर क्या है अंतिम कवि किसको, हेमंत को माना है। शिव सिंह सेंगर आएगा यहाँ पर, सेंगर, शिव सिंह सेंगर भारतीय थे। इन्होंने अपभ्रंश कवियों को भी स्थान दिया। रामचंद्र शुक्ल के अनुसार राम सतसई, कड़खा रामायण, शिव सिंह आएगा यहाँ पर। शिव सिंह सरोज में गिनाए गए क्या है ग्रंथ हैं। ये यूजीसी नेट के में आया हुआ क्या है प्रश्न था, कड़खा रामायण और ये वाला। आगे देखिए द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान, ऑफ आएगा यहाँ पर, ऑफ नॉर्दर्न हिंदुस्तान। इसके लेखक कौन है, अब्राहम ग्रियर्सन है, और 1888 इसका प्रकाशन वर्ष है। एशियाटिक सोसाइटी बंगाल की पत्रिका के विशेषांक के रूप में निकलने वाला हिंदी साहित्य का इतिहास ग्रंथ यही है। आगे देखिए ये भी इम्पोर्टेंट लाइन है, ग्रियर्सन ने अपने ग्रंथ में 952 कवियों को शामिल किया है, और गार्षद तासी ने 738 कवियों को क्या है शामिल किया था। अच्छे से याद हो जाना चाहिए। ये देखिए डॉक्टर किशोरी लाल गुप्त ने इस ग्रंथ को हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास शीर्षक से हिंदी में अनुवाद किया, और इसका प्रकाशन 1957 ईस्वी में हुआ था। कब हुआ था, 1957 ईस्वी में। आगे है ग्रियर्सन ने इस ग्रंथ को सच्चे अर्थों में हिंदी साहित्य का पहला इतिहास ग्रंथ माना है। कालानुक्रम पद्धति पर आधारित है, अंग्रेजी भाषा में रचित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट इसकी भाषा देखिए क्या है, अंग्रेजी। ग्रियर्सन ने जो ग्रंथ लिखा है इसकी भाषा कैसी है, अंग्रेजी है। ग्रियर्सन ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को 12 अध्यायों में बांटा है, और कहीं कहीं पर 11 भी मिलते हैं। तो आपको इसमें कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ऑप्शन में दोनों इकट्ठा नहीं आएंगे। तो हमें क्या है 12 अध्यायों में बांटा है ग्रियर्सन ने संपूर्ण हिंदी साहित्य को। इसमें प्रत्येक अध्याय को एक कालखंड का सूचक है। प्रत्येक काल के जो गौण कवि हैं उनका उल्लेख हमें अंत में मिलता है। गौण यानी जो एक तो मुख्य होता है, एक गौण होता है। तो मुख्य है वो तो पहले है, और जो गौण कवि हैं वो लास्ट में है। आगे देखिए ग्रियर्सन ने भक्ति काल को श्रवण काल और आदि काल को चारण काल, चारण आएगा यहाँ पर, इम्पोर्टेंट लाइन है। चारण काल और भक्ति काल को क्या श्रवण काल किसने कहा था, ग्रियर्सन ने कहा था। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, क्योंकि नामकरण आपको अच्छे से याद होना चाहिए। इन्होंने केवल हिंदी कवियों को स्थान दिया। जॉर्ज ग्रियर्सन ने पहले ऐसे विदेशी विद्वान थे जिन्होंने क्या है भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया, भारतीय भाषाओं का सर्वेक्षण किया। भाषा संबंधी ग्रियर्सन की पुस्तक का नाम क्या है, लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, जिसका अनुवाद भाषा सर्वेक्षण शीर्षक से प्रकाशित है। आगे हमारा चौथा ग्रंथ आता है मिश्र बंधु विनोद। मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है ये भी। लेखक मिश्र बंधु है, प्रकाशन 1913 में हुआ था। मिश्र बंधु तीन भाई हैं, श्याम, गणेश, सुखदेव। अच्छे से याद हो जाने चाहिए, तीनों के नाम बहुत बार पूछे जा चुके हैं। कौन कौन, श्याम, गणेश, सुखदेव। देखिए कई बार कृष्ण बिहारी आता है, तो वो मिश्र बंधुओं में शामिल नहीं थे। आगे देखिए नागरिक प्रचारणी सभा ने सरकार की सहायता से 1900 और 1911 के जो मध्य आएगा यहाँ पर, ज्ञात और अज्ञात कवियों की अज्ञात पुस्तकों का पता लगाया। यह खोज 8 भागों में क्या है प्रकाशित हुई, जिसकी सहायता से मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद की रचना की। मिश्र बंधु विनोद 4 भागों में क्या है प्रकाशित हुआ।
पहले 3 भाग का प्रकाशन 1913 में और जो चौथा भाग है वो 1934 ईस्वी में प्रकाशित हुआ। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। अब इनके जो कालखंड है वो देख लेते हैं। मिश्र बंधुओं ने मिश्र बंधु विनोद को 5 कालों में बांटा है। प्रारंभिक काल 700 से 1444 विक्रम संवत को अच्छे से याद रखेंगे। माध्यमिक काल 1445 से 1680, अलंकृत काल 1681 से 1889, परिवर्तन काल 1890 से 1925, वर्तमान काल 1926 से अब तक। तो ये उनका काल विभाजन है, कितने 5 भागों में बांटा है। इन्होंने आदि काल को आरंभिक काल, रीति काल को अलंकृत काल, आधुनिक काल को वर्तमान काल कहा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है तीनों ही, अच्छे से याद होने चाहिए आपको। शुक्ल ने मिश्र बंधु विनोद को बड़ा भारी कवि वर्त संग्रह कहा। किसको? मिश्र बंधु विनोद को। आगे देखिए, मिश्र बंधुओं की जो अन्य रचनाएं हैं। हिंदी नवरत्न 1910 में प्रकाशित हुई। पुष्पांजलि, बूंदी वारिस, भारतवी ने। हिंदी साहित्य का इतिहास, इसके लेखक कौन है? रामचंद्र शुक्ल हैं। 1929 में प्रकाशित हुआ। ये भी क्या है हमारा, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। इसका प्रकाशन वर्ष अच्छे से याद रखेंगे। रामचंद्र शुक्ल के इतिहास ग्रंथों में कालों का जो आधार है, कालों के नामकरण का आधार है युग प्रवृत्ति यानी विधेयवादी पद्धति रही है। रामचंद्र शुक्ल ने 900 वर्षों का इतिहास क्या है को निम्न 4 भागों में बांटा है। देखिए भाग 4 है और कितने वर्षों का है? 900 वर्षों का है। आदिकाल, वीर गाथा काल। आदिकाल को रामचंद्र शुक्ल जी ने वीर गाथा काल कहा। इसका समय 1050 से 1375 विक्रम संवत। पूर्व मध्यकाल यानी भक्ति काल 1375 से 1700 विक्रम संवत। उत्तर मध्यकाल यानी रीतिकाल 1700 से 1900 विक्रम संवत। आधुनिक काल को गद्य काल कहा रामचंद्र शुक्ल जी ने 1900 से 1984 विक्रम संवत। दूसरे नामकरण की जो प्रवृत्ति का सबसे पहले प्रयोग है वो रामचंद्र शुक्ल ने अपनाया। देखिए दूसरे नहीं आएगा, दोहरे आएगा। यहाँ पर दोहरे नामकरण की जो प्रवृत्ति है, यानी एक काल के 2 नाम इन्होंने ही दिए थे शुरू में, रामचंद्र शुक्ल जी ने। आगे देखिए, हिंदी साहित्य की जो लेखन परंपरा में रामचंद्र शुक्ल का स्थान सर्वोच्च माना जाता है। सर्वप्रथम जनवरी 1929 में नागरी प्रचारणी सभा काशी द्वारा प्रकाशित हिंदी शब्द सागर की भूमिका के रूप में हिंदी साहित्य का विकास नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ। 1940 में संशोधित व परिवर्तित करके स्वतंत्र पुस्तक के रूप दिया। आगे है नागरी प्रचारणी सभा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक प्रश्न हमारे यहाँ से भी आता है नागरी प्रचारणी सभा से। इसकी स्थापना 1893 में हुई। संस्थापक कौन थे? बाबू श्याम सुंदर दास, राम नारायण मिश्र और ठाकुर शिव कुमार सिंह। राम श्याम शिव ये इसके संस्थापक थे। आगे है प्रथम सभापति थे राधा कृष्ण दास, प्रथम सचिव हमारे बाबू श्याम सुंदर दास थे। हिंदी शब्द सागर एक शब्दकोश है, इसके संस्थापक कौन थे? संपादक आएगा, एक शब्दकोश है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, बाबू श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट और रामचंद्र वर्मा। देखिए कौन कौन है। हिंदी शब्द सागर क्या है? एक शब्दकोश था और इसके संपादक रामचंद्र शुक्ल, श्याम सुंदर दास, बालकृष्ण भट्ट और रामचंद्र वर्मा। आगे है, आज भी काल विभाजन नामकरण का स्थूल ढांचा वही है जो रामचंद्र शुक्ल जी ने अपनाया था। शुक्ल जी के द्वारा भक्ति काल को 2 धाराओं में बांटा गया है, सगुण भक्ति और निर्गुण भक्ति धारा। मोस्ट इम्पोर्टेंट है। आगे इनको 2 उपधाराओं में फिर बांट दिया गया था। सगुण को राम भक्ति, कृष्ण भक्ति और निर्गुण को निर्गुण ज्ञान मार्गी और निर्गुण प्रेम मार्गी, 2 शाखा ये निर्गुण की थी। आगे देखिए, रामचंद्र शुक्ल ने साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखते समय आधार बनाया मिश्र बंधु विनोद और हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास को, कविता कौमुदी के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी इम्पोर्टेंट है, और ब्रज माधुरी सार के रचयिता वियोगी हरि। आधुनिक से संबंधित जो तथ्य हैं वो पंडित केदारनाथ पाठक को आधार बनाया। तो जहाँ जहाँ से इन्होंने क्या है साहित्य इतिहास ग्रंथ लिखते समय आधार बनाया गया वो ये रचनाएं और कवि हैं, अच्छे से याद हो जाने चाहिए। मिश्र बंधु हिंदी कोविद रत्नमाला के लेखक श्याम सुंदर दास और कविता कौमुदी के रचयिता राम नरेश त्रिपाठी और ब्रज माधुरी सार के रचयिता वियोगी हरि, और आधुनिक से संबंधित पंडित केदारनाथ
पाठक को आधार बनाया। आगे है, सबसे पहले इतिहास शब्द का प्रयोग रामचंद्र शुक्ल ने किया और हिंदी साहित्य का आलोचनात्मक इतिहास लेखक रामकुमार वर्मा 1938 मोस्ट इम्पोर्टेंट है। इन्होंने अपना आलोचनात्मक इतिहास लिखते समय रामचंद्र शुक्ल जी का अनुसरण किया। इसका एक ही भाग प्रकाशित हुआ है, दूसरा नहीं हुआ है और इसका समय 693 से 1693 अर्थात भक्ति काल तक का ही साहित्य वर्णित है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये समय बहुत बार पूछा जा चुका है डॉक्टर रामकुमार वर्मा के अनुसार। और इन्होंने हिंदी साहित्य के जो इतिहास है उसको 5 कालों और 7 प्रकरण, देखिए प्रकरण कितने हैं, 7 हैं और काल कितने हैं, 5 हैं। कवियों का जो परिचय देते हुए उनकी लेखनी काव्यात्मक हो गई थी, ये भी इम्पोर्टेंट पंक्ति है। रामचंद्र शुक्ल और रामकुमार वर्मा के इतिहास की जो सीमा है उसमें कितना अंतर है, 300 वर्षों का अंतर है। इन्होंने अतिरिक्त जो कालखंड है उसको संधिकाल नाम दिया है। इन्होंने पहला कवि स्वयंभू को माना है। आगे हमारा 7वां ग्रंथ है, कौन सा, आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी। इनकी पुस्तकें देखिए 3 है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। हिंदी साहित्य की भूमिका 1940, हिंदी साहित्य का आदिकाल 1952, जिसका समय भी आपको याद होना चाहिए। हिंदी साहित्य का उद्भव और विकास 1953। हिंदी साहित्य का आदिकाल पुस्तक में आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी ने 1952 में बिहार के राष्ट्रभाषा परिषद के सम्मुख दिए गए 5 व्याख्यानों का संग्रह है। कौन सी पुस्तक, हिंदी साहित्य का आदिकाल। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का वैज्ञानिक इतिहास लेखक गणपति चंद्र गुप्त है, 1965 में लिखा गया। ये देखिए ग्रंथ बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है और इनका जो प्रकाशन वर्ष है वो आपको अच्छे से याद होना चाहिए और लेखक जो इम्पोर्टेंट है वही मैंने यहाँ करवा रखे हैं। हिंदी साहित्य का वृहद इतिहास नागरी प्रचारणी सभा द्वारा प्रकाशित 1984 में। इस ग्रंथ की भूमिका भारत के जो प्रथम राष्ट्रपति थे राजेंद्र प्रसाद, उन्होंने लिखी थी। अन्य ग्रंथ हैं और उनके लेखक हैं, ये भी एक बार देख लेते हैं। तो देखते हैं हमारे अन्य लेखक और ग्रंथ कौन से हैं। भाषा काव्य संग्रह महेश दत्त शुक्ल का है। स्केच ऑफ हिंदी लिटरेचर एडमिन ग्रियर्सन का है। और आगे है हिस्ट्री ऑफ हिंदी लिटरेचर F.E.K. का है। हिंदी साहित्य विमर्श पद्मलाल पन्नालाल बख्शी और हिंदी साहित्य का विकास अयोध्या सिंह उपाध्याय हरिओद। हिंदी साहित्य का इतिहास रमाशंकर शुक्ल रसाल आचार्य चतुरसेन शास्त्री नगेंद्र। हिंदी साहित्य का सुबोध इतिहास बाबू गुलाब राय। हिंदी साहित्य का सरल विश्वनाथ त्रिपाठी को अच्छे से याद रखना। आगे देखिए, हिंदी साहित्य का संक्षिप्त इतिहास विश्वनाथ त्रिपाठी, ये भी इनका ही है। हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास डॉक्टर बच्चन। हिंदी साहित्य का आधा इतिहास सुमन राजे। हिंदी साहित्य का इतिहास लक्ष्मी सागर वोर्ष्णे। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास किशोरी लाल गुप्त और हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास रामस्वरूप चतुर्वेदी। रीति काव्य की भूमिका डॉक्टर नगेंद्र। हिंदी काव्य शास्त्र का इतिहास भगीरथ मिश्र। साहित्य का इतिहास दर्शन नलिन विलोचन शर्मा। दूसरी परंपरा की खोज डॉक्टर नामवर सिंह। हिंदी पुस्तक साहित्य माता प्रसाद गुप्त। मोस्ट इम्पोर्टेंट ग्रंथ है ये। हिंदी जो पुस्तक है साहित्य को आधुनिक साहित्य का बीजक भी कहते हैं। हिंदी काव्यधारा राहुल सांकृत्यान। उत्तर भारत की संत परंपरा पंडित परशुराम चतुर्वेदी। और हिंदी साहित्य में इतिहास बाबू श्याम सुंदर दास। साहित्य की झांकी गौरी शंकर सतेंद्र। तो ये थे कुछ इतिहास ग्रंथ और लेखक, बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है। आगे हम कल की क्लास में करेंगे काल विभाजन और नामकरण को। अगर आपको क्लासें पसंद आती हैं तो चैनल को शेयर और सब्सक्राइब आप ज़रूर करें। धन्यवाद।